हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। और आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो यूपीएसआई जो ये नई भर्ती चल रही है उसी में हिंदी का संपूर्ण पाठ्यक्रम इस पे कराया जा रहा है। और इसमें से वर्णमाला हो चुका है, विराम चिन्ह हो चुके हैं और विलोम शब्द भी हो गए हैं। और उसी क्रम में संज्ञा का आज तीसरा भाग है। और पिछले दो भाग अगर नहीं देखे हैं तो सबसे पहले वो देखिए, आप लोगों को तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। और चलिए बढ़ते हैं आज की कक्षा की ओर। तो आज का कक्षा में पहला क्वेश्चन ये है कि मनुष्य से बनने वाली भाववाचक संज्ञा क्या है। तो मनुष्य से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है, मनुष्य में अगर इनमें से देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाए। क्या मनीषी कोई शब्द बनना है मनुष्य से? पहले भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा पहले कितने प्रकार से बनती है हम जान लेते हैं। देखो हमने बताया था 5 प्रकार से बनती है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। तो 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं, ठीक है। 5 प्रकार से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो मनुष्य क्या है? मनुष्य एक जाति है, जातिवाचक संज्ञा। इससे अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो इसमें ता प्रत्यय जोड़ देंगे। और प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगते हैं और अंत में लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं। तो अंत में ता लगा देने से मनुष्यता हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शन सारे गलत हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है मम से बनने वाले भाववाचक संज्ञा है। तो मम देखो क्या है? मम सर्वनाम है, मम सर्वनाम है। अब इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी तो इसमें क्या जोड़ देंगे? मम से इसमें तो प्रत्यय लगा देने से ममत्व हो जाएगा। और एक और शब्द इसका बनता है, मम में अगर ता लगा देंगे तो ये ममता हो जाएगी। तो इसके ये 2 आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए बी, ये दोनों सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब ये नहीं होंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी होगा, ए व बी दोनों। ये ध्यान रखना आप लोग। अगर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न है मंत्रिपरिषद, संसद, कक्षा आदि नाम किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? तो ये मंत्रिपरिषद, संसद और कक्षा ये एक समूह का बोध करा रहे हैं, यानी कि ग्रुप का बोध करा रहे हैं। तो पिछली कक्षा में हमने मंत्रिपरिषद को जातिवाचक बता दिया था, ठीक है। तो वो बिल्कुल गलत है। तो उसके लिए सुधार आज हम कर रहे हैं उसके लिए। और आप लोग ये ठीक कर लीजिए, इसको मंत्रिपरिषद आ जाए या संसद आ जाए, कक्षा आ जाए या भीड़ आ जाए, तो वो हमारा जातिवाचक के अंदर नहीं होगा, केवल हमारा ओनली वन समूहवाचक के अंदर हो जाएगा। ये ग्रुप का बोध कर रहा है, ठीक है। भीड़ भी आ जाए तो बाकी ऑप्शन न बी, न सी, न डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? देखो अगला प्रश्न है चमड़ा किस प्रकार की संज्ञा है? अब देखो चमड़ा किस प्रकार की संज्ञा है। चमड़ा क्या समूह को बोध कर रहा है? नहीं। क्या व्यक्ति की बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। चमड़ा क्या भाववाचक संज्ञा है? बिल्कुल नहीं। तो बचा एक आंसर, ऑप्शन नंबर ए। तो चमड़ा जो है द्रववाचक के अंदर आ जाता है, ठीक है। द्रववाचक के अंदर कौन से आते हैं? दूध आ जाता है, सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है, ये सब आ जाते हैं द्रववाचक के अंदर। जितने भी लिक्विड और यानी कि द्रव पदार्थ और ठोस हैं वो सारे सब द्रववाचक में आ जाते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? देखो
अगला प्रश्न है, व्युत्पत्ति के आधार पर घुड़सवार किस प्रकार की संज्ञा है। तो पहले तो ये समझ लो कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद या प्रकार कुछ भी कह लीजिए, 3 होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रूढ़, दूसरा योग रूढ़, तीसरा यौगिक। ठीक, तो अगर इनको क्रम में लगाना हो तो पहले रूढ़ हो जाएगा, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। क्यों? रूढ़ कोई भी शब्द का उनको अलग करने पर एक निश्चित अर्थ नहीं देते हैं। ठीक है, और यौगिक में क्या है, उनको अलग करने पर, कोई भी शब्द दिया गया उसको अलग करने पर दोनों शब्द भिन्न भिन्न अर्थ देते हैं। जैसे ये घुड़सवार लिखा है, तो घुड़सवार हमने लिख दिया घुड़सवार, तो घुड़ अलग कर दीजिए, सवार अलग कर दीजिए, तो ये पहला जो शब्द दे रहा है घुड़ माने घोड़ा, और सवार माने जो उस पर सवारी करता है। तो जो घोड़े की सवारी करता है वो घुड़सवार हो जाता है। तो हमको दिए गए शब्द को अलग अलग करने पर 2 विभिन्न अर्थ मिलते हैं, और इसलिए ये घुड़सवार जो है यौगिक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को न प्रकट करके किसी परंपरा से विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। अब ये बहुत ही बेहतरीन परिभाषा लिखी है कि ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं किंतु अपने सामान्य अर्थ को ना प्रकट कर रहे हैं। मतलब जो उनका निश्चित अर्थ होता है, जो प्रचलित सब अर्थ होता है, वो अर्थ प्रकट नहीं करके किसी तीसरे अर्थ का बोध कराते हैं। तो मैंने पिछले कक्षा में बताया था कि जो शब्द यौगिक हों और अपने निश्चित अर्थ को ना प्रकट करें और तीसरे अर्थ को प्रकट करें तो कौन से हो जाते हैं? योग रूढ़ हो जाते हैं। अब योग रूढ़ कौन से हो जाते हैं? देखो, अगर हमने लिख दिया लंबोदर, अब देखो शब्द ये यौगिक है, और लंबोदर माने क्या होता है? जिसका बड़ा पेट हो, लंबा उदर, जिसका लंबा उदर यानी पेट, जिसका पेट बड़ा हो या लंबा हो, तो उसको क्या कहते हैं? लंबोदर। तो अब ये निश्चित अर्थ ये इसका हुआ लंबा उदर, जिसका मतलब पेटू आदमी। नहीं, इनको तीसरा अर्थ प्रदान करना है, तो इसका ये तीसरा अर्थ क्या हो जाएगा? लंबोदर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो हमारे गणेश जी के लिए लंबोदर शब्द प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए योग रूढ़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न है लिंग। अब बात करते हैं, तो हिंदी में लिंग के कितने भेद होते हैं? तो लिंग के कितने भेद होते हैं? पहला होता है स्त्रीलिंग, और दूसरा पुल्लिंग। दिया गया संज्ञा शब्द अगर स्त्रीत्व का बोध कराता है तो वो स्त्री लिंग हो जाता है, और दिया गया शब्द पुरुषत्व का बोध कराता है तो वो पुल्लिंग हो जाता है। ठीक है, तो इसके जो सही आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? देखो, अगला प्रश्न है लिंग किस भाषा का शब्द है? तो सबसे बेहतरीन ये क्वेश्चन है कि लिंग किस भाषा का शब्द है। लिंग तो जानते हैं सभी कि 2 होते हैं हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, तो अब बताओ ये लिंग जो है ये किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली है क्या? नहीं। चीनी? बिल्कुल नहीं। और ये फ्रेंच है? बिल्कुल नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। संस्कृत शब्द है लिंग। ठीक है, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है? अब लिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, यानी कि इसको शब्दों में क्या कहा जा सकता है? क्या भाषा होगा?
नहीं। चिन्ह, लिंग माने कोई चीज़ है, अगर हमको पहचान करनी है तो अगर कोई शब्द लिखा है हमको पहचान करनी है तो उसका चिन्ह भी होता है, तभी तो हम पहचानते हैं कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, और या फिर उसको निशान भी बोल सकते हैं कि ये निशान अगर है तो ये स्त्रीलिंग का निशान है या फिर पुल्लिंग का निशान है। तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों सही हैं, और ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर एक दिया रहता कोई चिन्ह तो चिन्ह को सही कर देते, अगर निशान दिया रहता तो निशान को सही कर देते, लेकिन इसमें बी और सी ऑप्शन नंबर डी है तो इसको करेक्ट करेंगे, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है देखो। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? तो लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? क्या विशेषण के आधार पर होता है? बिल्कुल नहीं, ये तो विशेषण तो विशेषता बताते हैं। क्या संज्ञा के आधार पर होता है? हाँ बिल्कुल, संज्ञा के आधार पर हो जाएगा, संज्ञा के आधार पर। अब वैसे तो होता ही नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको आज की कक्षा कैसे लगी और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी 1-2 क्लास और होगी संज्ञा की, जिसमें से आज मैंने लिंक शुरू कर दिया है, और वचन भी होंगे और कारक भी पढ़ा दिया जाएगा उसमें से। तो अभी लगभग 2-3 क्लासें होंगी जिसमें से लिंक के आज कुछ प्रश्न करा दिए गए हैं, और कल भी लिंक के हो जाएंगे कुछ, और उसी में वचन के हो जाएंगे, और एक अगली कक्षा में कारक के भी हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताएं, और आप लोग खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब खुश रहें, और अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। और मिलते हैं अगली कक्षा में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।